मैं थोड़ा खड़ा हो गया था, एनर्जी में आ गया हूं। हाँ, ये एनर्जी बिना रेड बुल के है, क्योंकि आप लोग एनर्जी दे रहे हैं मेरे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड फ्रीलांस एनिमेटर हैं, लेकिन आपके कस्टमर को क्या चाहिए? फास्ट, नॉट परफेक्ट, फास्ट। क्योंकि आप डिटेल ओरिएंटेड है, यू विल क्विकली बिकम द मोस्ट डिटेल ओरिएंटेड अनएम्प्लॉयड फ्रीलांसर इन द टाउन। कोई आपको नहीं रखेगा काम पे। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो मैं डिटेल में जाता हूं। कस्टमर कह रहा है जल्दी कर दो, नहीं मैं डिटेल में जाता हूं। जल्दी कर दो, नहीं मैं डिटेल में जाता हूं। अब जो कस्टमर चाहता है वो बात करो। हाँ, वो रात, वो क्या बोलते हैं, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, तुम जो कहो बात वही बात कहेंगे। थोड़ा फिल्में कम देखता हूं मैं, लेकिन बात याद रह गई है। लुक फॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। चाहिए क्या उसको? आपके कस्टमर को स्पीड चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ब्यूटी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, उसको लग्जरी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। जो कस्टमर मांगता है वही बात करनी है आपको। अब नेटवर्क अपने बड़ा करो, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट्स अटेंड करो, कहीं पे थोड़ा बहुत गिव अ स्मॉल टॉक अबाउट योर एक्सपर्टीज, कीप शोइंग अप, जाते रहो नेटवर्क्स में, जाते रहो। जल्दी यू विल बी वेलकम्ड, सून यू विल बी वेलकम्ड। अपना एक लव बैंक अकाउंट बनाओ। लव बैंक अकाउंट क्या है? रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। खाली पैसे के लिए काम मत करो, प्रेम और रिलेशनशिप के लिए करो। हर समय जाके ये मत बोलो व्हाट कैन आई गेट, जाके बोलो व्हाट कैन आई गिव। गिव 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 गिव, बाद में आस्क। लोग अपने आप दे देंगे आपको। जितना जरा दोगे, बाद में थोड़ा सा मांगोगे, लोग फट से पहले आप ही को देंगे। सो डोंट बी द वन हु कॉल्स ओनली व्हेन दे वांट समथिंग। वो खराब नेटवर्कर होते हैं। असली नेटवर्कर कौन है? जो रिश्ता बना जाता है बातों बातों में। क्लाइंट रेफरल, फ्रीलांसर्स और योर ओन प्रोस्पेक्टिंग, इन तीनों से आपकी बनती है नेटवर्किंग। ये कॉम्बिनेशन है। कस्टमर आपको रेफरेंस देगा, दूसरा फ्रीलांसर आपको रेफरेंस देगा, या आपकी खुद की प्रोस्पेक्टिंग से आपको रेफरेंस मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो यही होती है आपकी नेटवर्किंग। अपने नेटवर्क को मजबूत बनाओ। टैप योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। देखो कि आपके पुराने सर्कल से कौन मदद कर सकता है। आपका क्लासमेट था, आपका ओल्ड कॉलीग था, आपका प्रोफेसर था, आपका टीचर था, आपका पुराने बॉस था। उनके साथ कॉन्वर्सेशन बिल्ड करो। हर समय अपनी बात मत करो, उनकी बात भी करो। उनसे उनका बिजनेस कार्ड जरूर लेकर के आओ। बिजनेस कार्ड जैसे ही मिलता है उस पर कुछ नोट्स बना करके बाद में लिंक्डइन पे उनको मैसेज भी कर दो, नाइस टू मीट यू करके, ताकि आपका रिलेशनशिप बना रहे। और उसके बाद कस्टमर ढूंढने के लिए मैं बहुत तरीके बताने वाला हूं। प्री क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट, उसी के पास जाओ जो आपको पता है यार ये क्वालिफाइड कस्टमर बनेगा मेरे लिए। ऐसे नहीं 100 लोगों के बाद बिना बात चले गए। आपको सेल्समैन नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन सही जगह काम करता है। मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग द राइट कस्टमर। डोंट आस्क फॉर द जॉब, टॉक अबाउट हाउ यू कैन हेल्प देम। स्टे इन टच विदाउट बीइंग क्रीपी। क्रीपी कौन होता है? बस हर समय धंधे की बात करता रहे, भाई बिजनेस दे दो, टारगेट पूरा करा दो। चूज योर प्रॉस्पेक्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल, इंडस्ट्री, कंपनी जिनको आपकी जरूरत पड़ेगी। कौन से बिजनेस, कंपनी, इंडस्ट्री की आपको जरूरत पड़ने वाली है, मतलब उनको आपकी जरूरत पड़ने वाली है। वॉट मेक्स देम आइडल? दे आर फिट विद योर स्किल, देयर पे स्केल, उनका साइज वो क्या है, स्टेबल है, मिड साइज है, स्टार्टअप है, ग्रोइंग है, कैसा है वो, उनकी रेपुटेशन, और क्या वो ब्लू चिप भी बन सकते हैं आपके लिए। फिर उसके बाद आप उससे, आपको यह भी देखना है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस डू दे ज्वाइन, या फिर कौन सा वो वेबसाइट, ब्लॉग पढ़ते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। बेस्ट फॉर बेबी कैंपेन भी जॉनसन एंड जॉनसन का ऐसे ही आया था कि वो देखते थे कि अर्बन बड़े शहरों की महिला, उसकी सास होती है जो मतलब महिला लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट मदर होगी, उसको जॉनसन एंड जॉनसन अपना माल बेचने की कोशिश करता है। ठीक बात है कि नहीं? बच्चों का माल बेचता है ना उनको, बच्चों का टैल्कम। तो वो क्या देखता है कि जो गरीब शहर, गरीब गांव में तो नहीं बेचेगा, वो तो बेचता दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, तो बड़े शहर में बेचेगा। वो नहीं बेचेगा पीलीभीत में। तो वो क्या करता है, वो सारी ऐड यूट्यूब और गूगल पे करता है, क्योंकि जो वहां बड़े शहरों की महिला है ना, वो अपनी सास से नहीं पूछती हैं कुछ, अपनी माँ से नहीं पूछती हैं कुछ। उनको जो पूछना है, उनकी सास होती है गूगल, माँ होती है यूट्यूब। तो वो गूगल और यूट्यूब पे जाके पता करती हैं कि बच्चे को पालन कैसे करना है। वो थोड़ी अपनी माँ को पूछती है बच्चे को कैसे पालना है, हालांकि उसकी माँ ने उसको बड़े अच्छे से पाला था, पर उसको जब पूछना है तो पूछेगी वो यूट्यूब और गूगल से। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने वही सारी ऐड डाल दी। जैसे ये गूगल पे आके बच्चे के बारे में कुछ पूछेगी, जॉनसन एंड जॉनसन आ जाएगा। जैसे यूट्यूब में आके बच्चे के बारे में पता लगाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन आ जाएगा। ऐसे आप अपने मार्केट को कैप्चर करते हैं। उसके बाद स्टार्ट विद इंडस्ट्रीज वेयर यू ऑलरेडी वर्कड, जहां आपका अच्छा एक्सपीरियंस है वहां जाओ। डोंट बी ऑब्सेस्ड हाउ टू से इट, मतलब ऐसे रट के मत जाओ बातों को। कैसे बोलूंगा मैं, जाते ही इस तरह से बोलूंगा, टक 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 टक, ना रट के नहीं। इफ यू आर टू रिहर्स्ड
इट विल मेक पीपल अनकंफर्टेबल। थोड़ा सा वर्बल मिररिंग कर लो, पहले शीशे के सामने हल्का सा प्रैक्टिस कर लो और बस उसके बाद कैजुअल बात करो रिलैक्स होकर के। अगला रूल क्या है? फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। सेल्स के तरीके बता रहा हूँ, कस्टमर आएगा कैसे। फॉलो अप बहुत बड़ा गेम चेंजर है, फॉलो अप का भूत। जितना बढ़िया फॉलो अप करोगे उतनी बात बनेगी। रितेश अग्रवाल ओयो के, उनको पहला फंड पता है कैसे मिला था? उन्होंने अपने इन्वेस्टर को 33 बार फॉलो अप किया था। उनका इन्वेस्टर ने इस बात पे फंड नहीं दिया कि तेरी कंपनी में कितना दम है, उन्होंने यार तेरे में बड़ा दम है, तू हार नहीं मानता यार, इतना तूने 33 बार फॉलो अप कर लिया मुझसे। हाँ, वो 33 बार फॉलो अप के चक्कर में वो इतना कन्विंस्ड हो गया लड़के में दम है। इसलिए नहीं कि बिजनेस मॉडल अच्छा है, पर लड़के में दम है। उन्होंने पहला फंड इसीलिए मिला था उनको। फॉलो अप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, छोड़ते नहीं है कस्टमर को। उनसे पूछ लो आप, वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड विद यू पीरियोडिकली? पूछ लो उससे आप प्यार से, बात बन जाएगी। सो नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट इज सेम एज फिलिंग योर बाथ टब विदाउट पुटिंग द स्टॉपर इन द ड्रेन। आपने टब में पानी भर लिया, समझो ना, मतलब छन्नी के अंदर पानी थोड़ी भरोगे आप, नीचे से निकल जाएगा पानी। ऐसे ही आप नया कस्टमर लाते जा रहे हो, फॉलो अप नहीं कर रहे, नीचे से निकलता जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। सो फॉलो अप आफ्टर एवरी मीटिंग यू डू। 3 स्टेप हैं उसके। सबसे पहले जब घर जाओगे, जाते ही उसके नोट लिख लो, क्या बात हुआ आपका इनसे। दूसरा स्टेप, उसको अपने नोट्स को आप ऐड करो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तीसरा स्टेप, अब उसको नेक्स्ट डे कॉल या ईमेल कर लो या लिंक्डइन पे मैसेज कर दो और उसको कोई ना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करो कि हाउ इट वाज सो ग्रेट टू मीट यू। अब इसके बाद एक चीज आ रहा है अगला कि नो व्हेन टू परसिस्ट और डेजिस्ट, यानी कि कब तक फॉलो अप करना है, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि विवेक सर ने बोल दिया फॉलो अप का भूत, जैसे भूत चिपक जाता किसी को, ऐसे एक आदमी को चिपक जाऊंगा, इसको मतलब इसकी शमशान भूमि तक छोड़ के आऊंगा लेकिन माल जरूर बेच के आऊंगा। ऐसा नहीं भैया। देखो अगर वो मना कर दिया ना उसने, तो मत करो फिर फॉलो अप। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब कि आप जो है कभी कभार LIC के एजेंट ऐसा करते हैं ना, LIC के एजेंसी मिलते ही सारे परिवार के पहले लोगों को सबसे ज़्यादा जाके उनके पीछे पड़ जाते हैं, भाई बेच के तो हम तेरे को पॉलिसी छोड़ूंगा तो नहीं। आप एंटिसिपेटरी कंटेंट दो उनको, कुछ ना कुछ कंटेंट भेजो जिससे उस प्रोडक्ट का फायदा होगा उनका। So if you keep trying and never hear back, you might choose to stop. But certainly stop if someone is telling you to stop. उस समय तो पक्का छोड़ दो उसको। अच्छा, CRM जरूर ले लो, जैसे आप अपनी कॉन्वर्सेशंस को ट्रैक कर सकते हो। माय 9th पॉइंट, CRM का मतलब क्या हुआ? इससे आप सारी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। फाइंड अ सिस्टम ताकि आप मेंटेन कर लो केयरफुली। जैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, वैसे अपनी कॉन्वर्सेशन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। हाउ यू गैदर एंड मैनेज एंड यूज इंफॉर्मेशन विल डिटर्मिन वेदर यू विल विन और लूज। बिल गेट्स क्या कहते हैं? आप कैसे इंफॉर्मेशन को मैनेज करोगे, वही डिसाइड करेगा जीतोगे हारोगे। मेरा 10वां पॉइंट है शेयरिंग लीड एज इन्वेस्टमेंट। कभी कभार जो आपके काम का कस्टमर नहीं है लेकिन मालूम दूसरे फ्रीलांसर का, दूसरे स्टार्टअप को काम आएगा, उसको शेयर करो, इससे आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ टू मच विल पुट ऑफ द पीपल। उनके बारे में उनको लीड दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को फोन करके बोल रहे हो, हे सुमित, आई मेट समवन हु नीड्स अ राइटर फॉर अ डॉग ट्रेनिंग बुक, आई थॉट यू विल बी परफेक्ट फॉर दैट। आपने उसको लीड दिया और उसको बड़ी खुशी होगी, वो जिंदगी भर याद रखेगा भाई आपने उसको कस्टमर दिलाया है। तो जब आपको उसको आपके लिए कस्टमर मिलेगा तो वो आपको दिलाएगा, रिलेशनशिप बनता है। फिर कंसिस्टेंट रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंट से रिकॉल वैल्यू आता है। कौन चीज किस चीज के लिए जानी जाती है, किस चीज के लिए पहचाने जाते हैं। हर बार वैसे ही रहो। मेरा सूट, मेरा शर्ट, मेरा टाई, मेरा पॉकेट स्क्वायर, मेरा सब कुछ हमेशा एक जैसा ही रहता है। आपने देखा, वही पिंक शर्ट मैं हमेशा पहनता हूं, वही ब्लेजर हमेशा पहनता हूं, वैसा ही टाई हमेशा पहनता हूं, मेरे कपड़े भी नहीं बदलते हैं। कंसिस्टेंट हूं। मैं हिंदी में बात करता हूं, कंसिस्टेंट हूं। मैं बिजनेस की बात करता हूं, कंसिस्टेंट हूं। तो कंसिस्टेंसी से आपको छप जाएगा। अगर बिजनेस सीखना है तो किसके पास जाऊं? ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, नूडल्स का मतलब मैगी, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, कार का मतलब मारुति, बिजनेस ट्रेनिंग विवेक बिंद्रा। आपको मालूम है, कंसिस्टेंसी से आपका रिकॉल वैल्यू मजबूत होगा। आप भी कंसिस्टेंट रहो, बार बार बदलो मत अपने आप को। आज मैं इसको बेचूंगा, आज मैं उसको बेचूंगा, आज मैं नया तरीके का ना, सेम कंसिस्टेंसी। कॉमन कनेक्शंस बिल्ड करो, 12वां पॉइंट, तभी कस्टमर मिलता है। दिया उसको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिया, उसको कंपनी टैबलेट देती है, उसको CRM देती है, उसको लीड मैनेजमेंट देती है, उसको लर्निंग मैनेजमेंट देती है, उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप, उसको फिजिकल ट्रेनिंग। सो क्या तुम यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ होगी कैसी? क्या तुम यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ होगी कैसी? भाई इतना मत सोच, मेरी बात सुन। इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन IBC। लाइफ होगी कैसी? ज्वाइन IBC, लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगला तरीका बताता हूं आपको, बिल्ड योर ट्रस्टेड इनर सर्कल।
एक ट्रस्टेड इनर सर्कल भी बनाओ अपने लिए, जैसे फेलो फ्रीलांसर का सर्कल बनाओ अपने साथ में, बडीज हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका कोई मेंटर है, वो जो आपको बार बार कोई ना कोई बिजनेस देंगे। जॉब पोर्टल्स पर रजिस्टर करो, जॉब पोर्टल्स पे भी बिजनेस मिल जाता है आपको। कोल्ड ईमेल्स करो, कोल्ड कॉलिंग करो, उससे भी कुछ फायदा होता है। लोकल एजेंसीज आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन सी है उनको कॉन्टैक्ट करो। बाकी फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर्स को कॉन्टैक्ट करो जिनके साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हो, वो भी आपको बिजनेस दे सकते हैं। बढ़िया बिजनेस कार्ड बनाओ, गूगल अलर्ट डालो रेलेवेंट न्यूज़ पे। आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री की सारी न्यूज़ जितनी भी आ रही है वो आपको जरूर मिलनी चाहिए, उसके अलर्ट डाल दो, ताकि जैसे ही वो न्यूज़ आए, कोई अच्छी काम की न्यूज़ आए, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा, अरे यहाँ मैं कस्टमर बना सकता हूँ। सैम्पल पोर्टफोलियो अपने बना बना के कस्टमर को जरूर भेजते रहो, पोर्टफोलियो में चीज़ें ऐड कर करके जरूर भेजते रहो। लिस्ट इन गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल एजेंसीज, जैसे मैंने आपको बताया। ऑनलाइन रेपुटेशन अपनी बिल्ड करो, वहां से भी कस्टमर आता है। अगर आपको 5 स्टार रेटिंग सब देते रहते हैं और अच्छी रेपुटेशन आती है, उससे फर्क पड़ता है। और नए टूल्स के ऊपर एक्सपर्ट बनते रहो, नए टूल्स आजकल बहुत मदद करने वाले आ गए, जहाँ से कस्टमर मिल सकते हैं। केस स्टडी बनाओ अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर, कोई वीडियो केस स्टडीज बनाओ, कोई स्टोरीज बना बना के डालो। आप एड्स डाल सकते हो गूगल की, बिल्कुल स्पेसिफिक आइडियल क्लाइंट को फोकस करते हुए। डायरेक्टरीज में अपनी लिस्टिंग करा लो, को वर्किंग स्पेस ज्वाइन करो जहां आपके जैसे लोग आते हैं, वो आपके इसी बिजनेस में हैं। 30 मिनट्स की किसी को फोन कॉल पे कंसल्टेशन भी दे सकते हो फ्री में, वहां से भी कस्टमर बना सकते हो आप। पार्टनर विद पीपल हु कॉम्प्लीमेंट योर स्किल, है कि नहीं, जो आपके जैसे इंडस्ट्री में, जैसे पी 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 बैंड बजाने वाला, शादी का कार्ड छापने वाला, दोनों के लिए सेम कस्टमर आपस में पार्टनर कर सकते हैं। मंथली न्यूज़लेटर बनाओ अपने लिए, फ्रीलांस न्यूज़लेटर्स को ज्वाइन कर लो, रजिस्टर कर लो, वहां से भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, कस्टमर मिलता रहता है। मैं आपको एक और मदद कर देता हूं, आप स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बहुत सारी हैं। जैसे राइटर्स के लिए वेबसाइट क्या है, कॉन्टेंटली, ब्लॉगिंग प्रो, मॉर्निंग कॉफी न्यूज़लेटर, फ्रीलांस राइटिंग गिग्स है, जर्नलिज्म जॉब्स है, फ्रीलांस राइटिंग, ऑल इंडिया राइटर्स, फ्रीडम विद राइटिंग, मीडिया बिस्ट्रो, पेड टू ब्लॉग, ड्यूपब, ये बहुत सारे हैं ऐसी वेबसाइट जहां आप जा सकते हो, वहां से आपको कस्टमर मिल सकता है। डिजाइनर्स के लिए 99 डिजाइन, ड्रिबल है, एंजल लिस्ट है, आर्ट वांटेड है, डिजाइन क्राउड है, बहुत सारे हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हो। वर्किंग नॉट वर्किंग, सो ढूंढो, वहाँ बिजनेस मिल जाएगा आपको। डेवलपर्स के लिए हैं बहुत सारे, जैसे gun.io, लोरेम, जूम, लैंसर्स, रेंट अ कोडर, 10x मैनेजमेंट, गिगस्टार, कोडेबल, यू टीम, प्रोग्राम मीट डिजाइनर। ऐसे ही कंसल्टिंग अगर आप कोई कर रहे हो, किसी भी तरह की कंसल्टिंग, तो बहुत सारी साइट्स हैं। आप कोरा पे जाओ, प्रेस्टो एक्सपर्ट्स पे जाओ, डॉक्टर टू यू, ब्लर इट, आस्क एन एक्सपर्ट, ग्रोथ इन्फ्लुएंस, लाइव चैट इंक, फन एडवाइस, कोड मेंटर, टास्क वर्चुअल, 7cups.com, एनविजन, आंसर बैंक, आस्क मी, विकी आंसर्स, आंसर बैग, रंबल टॉक, चैट टू अ फोटो, आस्क विले, बहुत सारी हैं। मैं इसकी लिस्ट हमारे पेड कोर्सेज में तो सब जगह मिलती हैं। कोशिश करता हूं कि मैं 2 साल का कंटेंट 2 घंटे में देने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आप कैप्चर करने का कोशिश करिए। वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, ऐसे ही बिले है, टाइम एटसेट्रा है, क्लिक वर्कर है, असिस्टेंट मैच है, वर्ल्ड वाइड 101 है, मार्केटर्स के लिए है, पीपल पर आवर, रिमोटिव, एक्वेंट, ऐसे ही जनरल वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं कि फ्लेक्सी जॉब, सॉलिड गिग्स, अपवर्क, क्लाउड पीप्स, इंडीड, कॉलेज रिक्रूटर, फ्रीलांसर, गुरु, सर्विस क्रेप, बहुत सारी हैं। ऐसे ही फोटोग्राफर्स के लिए हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, आप थोड़ा फोटो खींच लीजिए इसका, क्योंकि आप फोटोग्राफर हैं, जल्दी जल्दी मुझको जाना है। सेल्स पीपल के लिए आप जिप रिक्रूटर, रेड हैट, स्किप द ड्राइव, कस्टमर सपोर्ट के लिए वी वर्क रिमोटली, वर्चुअल वोकेशन, सपोर्ट ड्रिवन। ऐसे द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। अब क्या करते हैं, देखो ये मैंने आपको सेल्स के तरीके बताए, अब सेल्स साइकिल कैसे होती है कस्टमर एक्विजिशन की, उसको भी समझते हैं। सेल्स साइकिल क्या होता है, ये सेल्स साइकिल, एक कस्टमर को एक्वायर करने का सेल्स साइकिल कैसा है, कितने दिन में कस्टमर एक्वायर होता है। हाँ, सेल्स साइकिल, जैसे हमारा आईबीसी है, उसका सेल्स साइकिल क्या है, जब उसने चालू किया कितने दिन में वो कस्टमर ने एक्वायर कर लेता है। आपको नंबर ऑफ डेज नीडेड टू एक्वायर अ पेइंग कस्टमर, वो समझो आप, कितना लेंदी है ये। इसको मेजर करना इसलिए जरूरी है, इससे आपके खर्चों का पता चलेगा। भाई आपने आज मेहनत करनी शुरू करी, कस्टमर 6 महीने बाद मिला, तो 6 महीने के खर्चे आ गए ना, आ गए नहीं आ गए। आज मैंने शुरू करी, कस्टमर तीसरे दिन ही मिल गया, क्या? हाँ, तो ये समझो बात को कि आप कौन से बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो। जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो वहाँ कस्टमर एक्वायर करने में बहुत टाइम तो नहीं लग जाता, क्योंकि इससे आपकी कोका कैलकुलेशन निकलेगी, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। बड़ा बिजनेस कॉन्टैक्ट सेंटर से, कॉल सेंटर से, जो हमारा बोर्ड लाइन नंबर है वहां से कस्टमर एक्वायर करता है, फ्रेंचाइजी के थ्रू करता है, आईबीसी के थ्रू करता है, वर्चुअल ब्रांच ऑफिस। ये हमारे 4 तरीके हैं जहां से हम कस्टमर एक्वायर करते हैं। हम कस्टमर बहुत तेज एक्वायर करते हैं क्योंकि हमारा पुल ब्रांड है,
आपको सोचना है कि आप कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं, कितने दिन लगते हैं सेल्स प्रोसेस में। आप समझो कि कॉस्ट है इसके पीछे बहुत बड़ी। लॉन्ग सेल्स साइकिल जो है बहुत डेंजरस होती है। आपकी सेल्स और मार्केटिंग का एफर्ट जाता है, आपकी सैलरी देते हो आप सेल्स के लोगों को, आपका ब्रोशर आप प्रिंट करते हो, आप वेबसाइट बनाते हो, ट्रेड शो में जाते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, आप वाइट पेपर्स बनाते हो, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसकी भी अपनी कॉस्ट है, प्रोडक्ट की भी तो कॉस्ट है ना। तो लॉन्ग सेल साइकिल अगर होगी कि आज शुरू किया और कस्टमर आने में 9 महीना लग गया तो बहुत पैसा लग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इतना पैसा लगा दिया इस कस्टमर के पीछे और कस्टमर फिर भी नहीं आया, ओहो हो, फिर तो वो समझते हो बात को, आदमी बिल्कुल क्या से क्या हो गया, तो आदमी हाथ बुरा होता है जी। कोई होता जिसको अपना कह लेते, पास नहीं तो दूर ही होता, पर कोई अपना होता, ऐसे डिप्रेशन के गाने गाता है बाद में किशोर कुमार के। और ऐसे डिप्रेसिंग गाने सुन के आपका जो है डिप्रेशन घटता नहीं और बढ़ जाता है। बिजनेस मॉडल ठीक करो, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। बड़ा बिजनेस में भी हमने, आज हमारे 2 करोड़ रजिस्टर्ड फॉलोअर्स हैं। तो होता क्या है, 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं हमारे, सब्सक्राइबर वगैरह सब मिला के। तो हमारे फ्रेंचाइजी और आईबीसी जब भी किसी से मिलते हैं उनको हमारे बारे में बताते हैं। उनको अच्छा लगता है कि भैया विवेक बिंद्रा का प्रोग्राम तो अच्छा हमने सुना है, बड़ा बिजनेस सुना है, यूट्यूब सुना है उन्हें। तो जैसे जब उनसे मिल करके फिर उसको अपने हमारी बड़ा बिजनेस के आईबीसी मैनेजर से कनेक्ट कर देते हैं। आईबीसी मैनेजर अपने आप उसका माल बिकवा लेता है। यानी कि इमेजिन करो, आपका रेफरल रेवेन्यू बन जाता है। आपने रेफरेंस दिया, रेवेन्यू। वैसे भी आप हमारे प्रोग्राम्स को शेयर करते ही हो, वैसे भी आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हो, वैसे भी आप मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन बस पहले आप शेयर करते थे, पैसा नहीं मिलता था। आईबीसी बनने के बाद आपने शेयर किया तो पैसा भी मिल गया। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहले भी मेरा वीडियो शेयर करते थे, अभी भी शेयर करोगे। आईबीसी बनने के बाद शेयर करोगे तो पैसा मिलेगा, पहले शेयर करते थे तो नहीं मिलता। इसको बोलते हैं रेफरल इज इक्वल टू रेवेन्यू। इतनी बड़ी ग्रोथ मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, नागपुर का लड़का है शुभम गौर, आई लाइक दिस गाय। 30.5 लाख रुपए का रेवेन्यू किया इसने पिछले कुछ दिनों में। शुभम गौर 23 साल का लड़का नागपुर से, इसने खाली डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। अब बेचारे पैसे की कमी के कारण पूरी इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, डिग्री इंजीनियरिंग जो होती है वो नहीं कर पाया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो 12,000 रुपए महीने की नौकरी मिली इसको। कितने की बता रहा हूँ, 12,000 रुपए की। चौकीदार की कभी कभी नौकरी की तनख्वाह ज्यादा होती है। शुभम नागपुर का लड़का है। आप कभी नागपुर के चैनल पार्टनर को फ़ोन करके हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स हैं, इनसे बात भी करिएगा, शुभम से आपकी बात भी कराएंगे। कोरोना वायरस की वजह से इसकी 12,000 वाले की नौकरी भी चली गई। तो मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकाले, मर जाने से क्या होगा। बेचारा बहुत दुखी था, परेशान था। 2019 में इसने बड़ा बिजनेस का ऐप जो है वो एक हमारे यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट की स्कीम थी उन दिनों। रिवॉर्ड पॉइंट से फ्री में इसने ऐप लिया था हमारा। इसके बाद पैसे नहीं थे ऐप खरीदने के, मतलब हमारे जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करने के। तो रिवॉर्ड पॉइंट से इसको फ्री में मिल गया। तो ये भाई जो शुभम है, ये उससे इवेंट अटेंड करने आया फ्री में हमारा, और इसके बाद पैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आईबीसी के बारे में पता चला। 0% मनी बट 100% कॉन्फिडेंस। इसको लगा मैं कर सकता हूँ, इसने लोन ले लिया। इसने लोन ले करके हमारा आईबीसी ज्वाइन किया। 15 दिन के अंदर इसने पूरा लोन भी रीपे कर दिया। आज ये लाखों रुपया महीना कमा रहा है। मई में इसने 12,53,000 रुपये का रेवेन्यू किया था। जून में थोड़ा डाउन रहा इसका 6,43,000 का, पर जुलाई में फिर से ये 11-12 लाख रुपये पार कर गया था। सो राह संघर्ष, क्या कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। सबसे बढ़िया सूर्य बन के निकले हमारे अहमदाबाद के आईबीसी केवल लखलानी। ये हमारे सुपरस्टार हैं। इस भाई ने 71 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, सिंगल अकेले लड़के ने 71 लाख रुपए का। बिल्कुल यंग लड़का है। डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का इसका बिजनेस था। कोविड के बाद बिजनेस खत्म हो गया। वक्त मिला था खुद से खुद को आजमाने का, खुद की समझ को बढ़ाकर टूटी नाव चलाने का। बड़ा बिजनेस की लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का मौका दे रहा था, तो इसको बड़ा अच्छा लगा। पता चला इसको, इसने जब मैंने इनसे पूछा, मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया था केवल का, क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट परफॉर्मिंग आईबीसी रहा पिछले 3 महीने का। अहमदाबाद से हम केम छो गुजराती भाई लोग कितने हैं हमारे साथ में। जीवन में मोटू कर हुआ। तो इसने मुझे बताया, मैंने पूछा आपने कैसे किया। बोला सर मुझे एक बात समझ में आ गई कि आपका पावरफुल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका हाई डिमांड में रहता है, ग्रेट ब्रांड है, कंप्लीट मोनोपोली है मार्केट में, आपका कोई कंपटीशन ही नहीं। छोटे मोटे कई ट्रेनर आते हैं, ऐसा आवाज़ करके चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो मैं इसीलिए आईबीसी ज्वाइन कर गया कि प्रोडक्ट में दम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, मोनोपोली आपकी है। इसने आईबीसी ज्वाइन किया। इसने लोगों की बिजनेस प्रॉब्लम को समझ के उनको हेल्प करना चालू किया, और सोने पे सुहागा ये हो गया कि बस हेल्प करने के पैसे मिलने लग गए इसको। सो मौका मिले किसी की मदद करने का तो बनना सारथी ना कि स्वार्थी। ये सारथी बने लोगों के। मई के महीने में इन्होंने 10,53,000 किया। जून के महीने में इन्होंने और ज़्यादा रेवेन्यू किया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर लेकिन जुलाई में इन्होंने, जून में मैं जानता हूँ 21 लाख के आसपास
रेवेन्यू किया था, जुलाई में इन्होंने 51 लाख का रेवेन्यू किया, अगस्त में अब ये 1 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हें पीछे काफिला होता है। जिसने ये किया वीडियो अपलोड, उसके पास आएगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का बड़ा भारी लोड। आप बने रहो मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट। तो हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, ब्रांडिंग कर ली है, कस्टमर एक्विजिशन भी समझ लिया, लेकिन कस्टमर एक्वायर करते वक्त प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, नेगोशिएशन क्या होगा, वैल्यू क्रिएशन क्या होगा। शुरू करते हैं 12वां अध्याय, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। योर गोल शुडंट बी टू जस्ट पे योर बिल्स, बट टू बी पेड व्हाट यूर वर्थ। कितना आपको मिलना चाहिए समझना जरूरी है। ऑलवेज आस्क फॉर बजट बिफोर गिविंग अ प्राइस। सामने वाले का बजट समझो। आप हमेशा वी की लैंग्वेज में बात करो, ट्राई करो बंडल्ड प्राइस ले सके। अपने आप को सेल्समैन नहीं कंसल्टेंट बोलो, कंसल्टेंट की इज्जत बहुत होती है। डोंट लोअर द रेट फॉर द होप ऑफ फ्यूचर वर्क, कि भाई आगे बिजनेस देंगे, आगे बिजनेस देंगे, कम कर दो। दैट्स नॉट द राइट वे। अगर फ्री काम करना भी पड़े तो अच्छा टेस्टिमोनियल मिले तो ही करें, नहीं तो अवॉइड करें। एक्सक्लूड रिवीजन फ्रॉम योर स्कोप। कई बार कस्टमर कहते हैं यार ये अच्छा नहीं लगा, चेंज करो चेंज करो चेंज करो। रिवीजन के लिए अलग स्कोप रखिए। 5 से 10% हर 6 महीने में पैसा बढ़ाइए। जरूरत पड़े लर्न टू से नो। लिसन मोर देन यू टॉक। बोलने से ज्यादा सुनिए, समझिए। सेल्समैन वही होता है बढ़िया जो 80% सुनेगा, 20% बोलेगा। डिसाइड शॉर्टर डेज एट हायर रेट, अगर पॉसिबल हो सके तो। कम दिन में ज्यादा वैल्यू अगर आपको मिल जाए, दैट्स फैंटास्टिक। शेड्यूल वर्क विद माइलस्टोन। इतने माइलस्टोन पे इतना पैसा लूंगा, इतने माइलस्टोन में इतना पैसा लूंगा। देन ट्रैक योर टाइम। यूज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। उनको वैल्यू क्रिएट करके दिखाओ तो बात बनेगी। नो हाउ मच यू विल चार्ज। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्या सही है। प्लान योर फी स्ट्रक्चर। पर आवर करोगे, पर डे करोगे, पर यूनिट करोगे, प्रोजेक्ट कंप्लीशन फी लोगे, मिनिमम अमाउंट लोगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लोगे। बहुत तरीके हैं। फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। इसमें आपका बिलेबल टाइम कितना लगा, अपने टाइम की एक कॉस्ट निर्धारित कर लो। भाई मैं इतना रुपया पर घंटा या इतना रुपया पर डे में चार्ज करना चाहिए मुझको। आप परचेज आपने कोई किया प्रोजेक्ट में तो उसकी कॉस्ट ऐड कर लो। ओवरहेड एक्सपेंसेस की है उसकी कॉस्ट ऐड कर लो। प्रॉफिट मार्जिन समझ लो उसकी ऐड कर लो। मार्केट की कंसीडरेशंस हैं कोई तो उसको ऐड कर लो। अब प्रोडक्ट बनाने की क्या कॉस्ट है उसको ऐड कर लो। उसके बाद फिर अपना फी स्ट्रक्चर बताओ उनको। अपना लोवेस्ट प्राइस भी डिसाइड कर लो। डोंट गो बिलो दैट। नो द बेंचमार्क फॉर रेट्स इन इंडस्ट्री। दूसरे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। कैलकुलेट एंड कम्युनिकेट द वर्थ टू द क्लाइंट। भाई मेरा वर्थ ये है, वो भी समझाओ उनको। घबराओ मत अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं। एक स्पेशल बजट भी अपना रखो फॉर चेंज ऑफ स्कोप इन वर्क, जो मैंने आपको बताया था। कॉग्स को पहचानो, आपकी कॉस्टिंग क्या है। ब्रेक डाउन करो डिसीजन मेकिंग यूनिट को, कौन खरीद रहा है, डिसाइडर कौन है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कस्टमर के लिए मार्केट में, वो किसके पास जा सकता है, उसको भी पहचान के रखना जरूरी है। आपके लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करो। अगर प्रोडक्ट एकदम नया नया आया मार्केट में, ज्यादा चार्ज कर लो। अगर प्रोडक्ट बहुत पुराना हो चुका है तो ड्रॉप कर दो। उसको बोलते हैं ड्रॉप द प्राइस एट लेटर स्टेज, यानी कि आगे चल करके प्राइस को कम भी कर सकते हैं। एक प्रेडेटरी प्राइसिंग भी एक तरीका है। ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप कॉस्ट से भी कम चार्ज करना शुरू कर देते हो। आप अंडर कटिंग करते हो, जिससे आप कॉम्पिटिटर को उखाड़ करके एक अनफेयर मार्केट एडवांटेज लेके आते हो। थोड़ा कभी कभी मुश्किल भी होता है सस्ते में माल बेचना। Seller set a price so low that other suppliers cannot compete, जैसे बाकी सबको आप खत्म कर देते हो। फिर कंज्यूमर प्रोफाइल के हिसाब से भी प्राइसिंग कर सकते हो कि आप अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो तो लो क्वालिटी हाई प्राइस पर ले सकते हो। आप प्रीमियम मार्केट में जा रहे हो तो बहुत हाई क्वालिटी बहुत हाई प्राइस पर ले सकते हो। जैसे आपका लुई विटॉन, गुची, मर्सिडीज, BMW, वर्साचे। अगर आप हाई क्वालिटी लो प्राइस पे दे रहे हो तो रिलैक्सो, मारुति सुजुकी, या फिर चाइनीज मार्केट। लो क्वालिटी लो प्राइस दोनों ही बहुत हल्का है। ऐसे ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक मिल्किंग स्किमिंग भी होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से निकाल लो। ये तब होता है जब कॉम्पिटिटर्स नहीं हो, कॉम्पिटिटर ज्यादा हो तो ये करना मुश्किल है। लेकिन एक होता है बैरियर प्राइसिंग। ऐसा बैरियर क्रिएट कर दो कि प्राइस को कम कर करके कि दूसरे एंट्रेंट इसमें घुस ही ना पाए, आपके कॉम्पिटिटर बर्बाद हो जाए। फिर एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसेस। ये ब्रेक इवन पे आप कर देते हो ताकि आप एग्रेसिव मार्केट करके कस्टमर को ले आओ और उसके रिपीट यूजेज से बाद में कमाओ। फिर एक होता है लॉस लीडिंग। आप अपनी कॉस्ट से भी कम कर दो, जैसे जियो ने किया। जैसे कॉम्पिटिटर खत्म हो गए, पहले 13 टेलीकॉम प्लेयर थे, अब 3 ही रह गए, एयरटेल, वोडाफोन और जियो। उसने लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी पे इतना प्राइस कम कर दिया कि सब के सब लोग जियो पे स्विच कर गए। बहुत बड़ी भारी मात्रा में लोग जियो पे स्विच कर गए। द मोमेंट यू मेक अ मिस्टेक इन प्राइसिंग यू आर ईटिंग योर प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। प्राइसिंग मॉडल में फ्रीमियम और प्रीमियम भी एक मॉडल है। एक और मॉडल बताता हूं आपको, वन टाइम अपफ्रंट चार्ज प्लस मेंटेनेंस। एक बार आपने अपफ्रंट चार्ज ले लिया कोई सेटअप करने के लिए, फिर मेंटेनेंस थोड़ा लेते रहेंगे। एक होता है कॉस्ट प्लस मॉडल कि जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर थोड़ी कमीशन ले लेंगे। ओईएम जैसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसा करते हैं। मैंने अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनवाई कॉस्ट प्लस मॉडल पे। उसमें हमने क्या किया, जितने रुपए का सामान आया, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, लोहा, लकड़ी, फर्नीचर,
एसी जो भी कुछ आया उस बिल्डिंग में, उसके ऊपर उसने 10% अपना रख लिया। भाई ये सामान आप डायरेक्ट इस वेंडर से ले लो, मैं पूरी बिल्डिंग बना के दूंगा, मैं 10% पे काम करूंगा। आवरली रेट भी एक तरीका है, कंसल्टेंट और सोलोप्रेन्योर इस पे काम करते हैं, मैं घंटे के हिसाब से चार्ज करूंगा। सब्सक्रिप्शन भी एक तरीका है, जोहो और नेटफ्लिक्स वगैरह सब सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं। लाइसेंसिंग है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग पे चार्ज करते हैं। कंज्यूमेबल है, एक आइटम बेचा उसके बाद जो कंज्यूमेबल यूज करेगा उस पर चलेगा। जैसे प्रिंटर आपने बेचा तो इंक कंज्यूमेबल हो गया, रेजर आपने बेचा तो बाद में ब्लेड कंज्यूमेबल हो गया, आपने डीवीडी प्लेयर बेचा तो बाद में सीडीज कंज्यूमेबल हो गया। ऐसे ही अपसेल भी एक तरीका है। हाई मार्जिन प्रोडक्ट में आप जैसे नेट डेटा के अंदर होता है इंटरनेट में, एयरटेल का आप 499 का पैकेज यूज कर रहे हो, वो 699 आपको बेचेंगे। एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी है, जैसे मीडिया है, यूट्यूब है, गूगल है, उस पर एडवर्टाइजमेंट जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है, उसके बाद बहुत ट्रैफिक है तो आपसे बाद में ऐड का पैसा ले लेता है। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस भी एक तरीका है। ट्रांजैक्शन फी भी है, ई कॉमर्स पे जाओ तो वो ट्रांजैक्शन फी चार्ज कर लेगा सेलर से, शादी.com ई कॉमर्स। यूजेज बेस्ड भी एक तरीका है, सर्वर को जितना यूज किया, AWS क्लाउड जितना यूज किया केवल उतना ही चार्ज करना, यूज नहीं किया तो चार्ज नहीं करना है। आरपू एक तरीका है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मंथली चार्ज करते रहो। टेलीकॉम प्लान्स भी ऐसे होते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल, मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, बड़ा बिजनेस भी फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलता है। हमारे फ्रेंचाइजीज और IBCs हमारे प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं मार्केट में, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। आपको अपना मॉडल डिसाइड करना है, अगर हो सके तो फ्लेक्सिबिलिटी भी दीजिए अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में, क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग पैसा पे करते हैं, उसको समझना पड़ेगा। मोबाइल फोन जब एप्पल का कोई नया आएगा तो शुरू में 1 लाख का होगा, बाद में 80,000 का 70,000 का हो जाएगा। रियल एस्टेट, आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जा रहे हो, शुरू में सस्ता मिल जाएगा, जब रेडी टू मूव इन है, बहुत कस्टमर आके रहने लगते हैं तो बाद में थोड़ा महंगा हो जाता है। देखो एक बात समझ लो, अगर ओवर प्राइस कर दोगे तो सेल कम हो जाएगी, अंडर प्राइस कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। राइट प्राइस करना है, फिर से सुन लो। ज्यादा चार्ज करोगे तो सेल्स कम हो जाएगी, लोग दूसरों से खरीद लेंगे। बहुत कम चार्ज करोगे तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। बड़ा बिजनेस ने भी राइट प्राइसिंग किया। पहले लीडरशिप फनल था, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, 1,28,000 पे हुआ करता था। फिर हमने बड़ा बिजनेस का एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ला दिया, वो 36,000 कर दिया। प्राइस हमने कर दिया 1/3, लेकिन वैल्यू कर दी 10 टाइम्स, इसलिए हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जंगल की अर्थव्यवस्था, चाहे कुछ भी हो, शेर कभी घास नहीं खाता, आपको भी घास नहीं खाना है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है। 13वें अध्याय पे आ गए हैं, आपने प्राइसिंग भी कर लिया, लेकिन नेगोशिएशन कैसे करें। फ्रीलांस डजंट मीन वर्क फॉर फ्री, फ्रीलांस डजंट मीन वर्क फॉर फ्री। चार्ज तो आपको करना चाहिए, नेगोशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी। इफ यू गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। डोंट गो ब्लाइंड जब आप नेगोशिएट करते हैं। सामने वाले के बारे में जानकारी लेके जाओ, उसके फाइनेंशियल पढ़ो, उसके प्रेस रिव्यूज पढ़ो, उसके कंप्लेंट्स पढ़ो, उसकी वेबसाइट, उसका ब्लॉग, उसका सोशल मीडिया, ताकि आप उसकी जानकारी लोगे, ब्लाइंड नहीं जाओगे, नेगोशिएट अच्छा कर पाओगे। नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर, बट नेवर फियर टू नेगोशिएट। बहुत अच्छी बात है, डर के मारे नेगोशिएट मत करो, पर नेगोशिएट करने से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है आइडेंटिफाई और मस्ट हैव। किसी भी नेगोशिएशन के दौरान ये मैं लूंगा ही लूंगा, इसके बिना मैं नहीं चलूंगा। आपके डील ब्रेकर, डील मेकर आपको पता होने चाहिए नेगोशिएशन में, इसके नीचे नहीं जाऊंगा। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। तीसरा है थिंक ट्वाइस बिफोर लोअरिंग योर प्राइस। बार बार बहुत ज्यादा पैसा कम करना भी ठीक नहीं है। ज्यादा फ्लेक्सिबल है प्राइस को लेकर के, तो फिर कस्टमर को लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है बिल्कुल। पहले 100 रुपया मांग रहा है, 20 रुपए में दे रहा है, यार ये तो कोई झूठ बोल रहा है, नौटंकी कर रहा है। और अगर आपका बार बार आपकी वर्थ अलग अलग है, अलग अलग प्राइस है, और बात फैल जाएगी बाजार में, तो बाजार भी आपसे माल लेना बंद कर देगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइलेंस इज अ पावरफुल टूल। चौथा पॉइंट, व्हेन इन डाउट स्टे साइलेंट, इट इज बेटर देन ओवर कमिटिंग। बाद में जाकर के कमिट करना कि मैं कितना चार्ज करूंगा। बी कूल अबाउट टॉकिंग मनी, डोंट वरी अबाउट आस्किंग फॉर मनी। बहुत भाई लोग बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा तुम इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, सब कुछ फ्री क्यों नहीं कर देते। बहुत कुछ तो मैं फ्री दे ही रहा हूं। मेरे 98% कंटेंट कंज्यूमर आकर के फ्री में सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। 1-2% से मैं इसलिए चार्ज करता हूं ताकि बाकी 98% की सेवा भी तो करते रहूं। अगर मैं अपने घर को जला के दूसरे को सर्दी में सेक देना कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, इसलिए मैं भी चार्ज करता हूं। पर चार्ज इसीलिए करता हूं ताकि सस्टेनेबल रहे और ये पूरा का पूरा कंटेंट देते रहने का साइकिल चलता रहे। जिसको फ्री में कंज्यूम करना है वो यूट्यूब सब्सक्राइब करे, जीवन भर कंज्यूम करे। डू यू हैव अ प्रोजेक्ट बजट, सामने वाले से पूछ लो आपके पास क्या रेंज है आपके माइंड में, उससे एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द रेंज दैट यू हैव इन योर माइंड। व्हाट डिड यू पे लास्ट टाइम, आपने क्या पे किया था। व्हाट इज योर फी। अगर कस्टमर आपसे से पूछता है व्हाट इज योर फी, तो आप उसको बोलो, एकदम बात को चेंज कर दो। उसको बोलो पहले टास्क और वैल्यू डिसाइड करेंगे कि आपको काम क्या करना है, क्या कराना चाहते हैं, फिर आपको फीस बताऊंगा, देन वी कैन टॉक अबाउट द कॉस्ट। आप उसको सिंगल प्राइस देने की जगह रेंज ऑफ प्राइस भी दे दो, ताकि उसको ये भी बता दो मेरे पास 20 रुपए का माल भी है और 200 रुपए का माल भी है, और बीच में भी कई तरह के माल है। तो वो कस्टमर आपके साथ रुका रहेगा, उसको समझ आ जाएगा भाई इसके पास काफी तरह की चीजें हैं, मैं अपने बजट की उठा लूंगा। अगर उनको कॉस्ट का कोई क्लू नहीं है तो भी फायदा रहता है अगर आप बड़ी रेंज उनको बता दो। You can sometimes modify your services and charge less later on. और डिटेल जरूर पूछ लो। It's very very hard to cost out a project accurately without proper information. कस्टमर को बोलो भाई इंफॉर्मेशन दोगे तभी बता पाऊंगा,
कि कितना चार्ज करूंगा, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करो, तब आप राइट प्राइस दे सकते हो उसको। कोशिश करो फ्री पे कभी काम ना करें। आप थोड़ा बहुत प्राइस लो कर लो, लेकिन अगर आप फ्री में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप क्या करें, उनको बोले कि मैं छोटा सैंपल फ्री दे सकता हूं आपको, थोड़ा सैंपल फ्री दे दो, और अगर बड़ा सैंपल चाहिए तो उसके लिए थोड़ा चार्ज भी कर लो, लेकिन पूरी तरह सारा काम फ्री में मत करो। बी सिलेक्टिव एंड ट्रस्ट योर गट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप अगर कस्टमर बहुत ज्यादा सर्विस मांग रहा है, बहुत कम पैसा दे रहा है, सिलेक्टिव हो जाओ, हर एक के साथ काम नहीं करना है। अपना मार डिसाइड कर लो, मार MAR, इसको बोलते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट, इससे कम पे मैं कभी नहीं जाऊंगा। अपना हाई प्राइस कोट करो, बाद में लोग थोड़ा बहुत करना पड़े चल जाएगा। म्यूचुअली अग्रीएबल आउटकम बना लो। सी ही हु लर्न्स टू डिसअग्री विदाउट बीइंग डिसअग्रीएबल हैज डिस्कवर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल सीक्रेट ऑफ नेगोशिएशन। अच्छा, 11वां पॉइंट है एक्सपेक्टिंग वे मोर देन दे आर पेइंग फॉर। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो भी दिक्कत है। आपको अ गुड रेपुटेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। कोशिश आखिरी दम तक करते रहनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब हैं। 14वां अध्याय, अपनी वैल्यू को क्वांटिफाई करके बताओ, उसमें गणित लगा दो, गणित लगा के वैल्यू को क्वांटिफाई करो। आप बताओ उसको कैसे वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो, कैसे आपका स्किल इज अ ग्रेट मैच टू द प्रोजेक्ट। एवरी स्किल हैज अ प्राइस, वैल्यू क्रिएशन इज फाउंडेशन ऑफ पिरामिड, ये फाउंडेशन है पूरे पिरामिड का। उसको बताओ कितने रुपए का आपने उसका खर्चा घटाया, उसको वैल्यू बताओ। कितने रुपए की आपने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उतने रुपए की वैल्यू उसको समझाओ। कितने रुपए का इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ाया, कितने रुपए के कस्टमर को जोड़े रखा, कितने रुपए का बिजनेस आपने उसका स्केल करके दे दिया, कितने रुपए की आपने ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, कितने रुपए का मार्केट शेयर बढ़ा कर दिया, कितने रुपए का नया कस्टमर आपने उसको लाके दिया, कितने रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी। उसको रुपए के माध्यम से नंबर के साथ बताओगे तो उसको वैल्यू समझ में आएगी। इसका फायदा क्या है, ये बड़ा कंपेलिंग होता है, डेटा ओरिएंटेड होता है, आपके पास सेलिंग एम्युनिशन है, हथियार है आपके पास माल बेचने का, प्राइस करना आपको इजियर हो जाएगा, और डिफरेंशिएटर है। बाकी लोग खाली प्रोडक्ट बेचते हैं, आप उसको आउटकम बेच रहे हैं। प्रोडक्ट मत बेचो, आउटकम बेचो, वैल्यू को क्वांटिफाई करो, देखो उसको सफलता कहां मिलेगी, उस सफलता को ढूंढ करके उसकी वैल्यू निकालो। देखो उसके कस्टमर को सफलता कहां मिलेगी, उसकी वैल्यू निकालो। आपके कस्टमर का कॉम्पिटिटर कहां से सफल होता है, आप वैल्यू निकाल करके उसको बताओ कि मैं आपके लिए क्या काम करूंगा। समझो कि आपका ग्राहक कहां पे कमाता है, कहां से गवाता है, उसकी कमाई को बढ़ा दो, उसके गवाई मतलब जो गवाएगा उसके खर्चे को घटा दो, उसकी आमदनी को बढ़ा दो, और उसको क्वांटिफाई करके बता दो, आपसे माल खरीद लेगा। देखिए, अगर कोई प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो किसी को जाके बेच रही है, सेल्स की टीम, उसमें दो तरह की टीम बनाई। एक कह रही है खाली मैं इंक का बेनिफिट बता रही हूं, टेक्नोलॉजी बता रही हूं, यूएसपी बता रही हूं। दूसरा कहता है साथ में मैं क्वांटिफाइड डेटा बता रहा हूं। दो टीम है, समझ लो मेरी बात को। एक टीम भी जाके इंक बेच के आ रही है, दूसरी टीम भी इंक बेच के आ रही है। पहली टीम जाके बोलती है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, हमारी कंपनी बहुत अच्छी, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा। दूसरे बोलते हैं क्या इस इंक से 10% एरर घट जाएंगे, 67% इंक जल्दी सूखती है तो फैलेगी नहीं, 20% ये सस्ती पड़ती है। जीतेगा कौन? दूसरे वाला, क्योंकि उसने गणित निकाल के बता दिया। आप भी अपने बिजनेस में सोचो, सामने वाले को कैसे गणित निकाल के बताऊं, उसको मैथमेटिक्स कैसे बताऊं, तभी आप जीतोगे। 15वें अध्याय पे पहुंच गए, 21 टोटल है। ऑफ सीजन या ड्राई टाइम, ऐसा भी टाइम आता है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में जो ऑफ सीजन होता है। आपका बिजनेस सीजनल हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट सीजनल नहीं होनी चाहिए। कोविड कहां तक आपको तंग कराएगा, ये कोविड ही आपका बिजनेस बढ़ाएगा। ड्राई टाइम थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इफ यू वांट टू बी वेल्दी, थिंक ऑफ सेविंग एज वेल एज गेटिंग। सेविंग पे भी काम करो। ड्राई टाइम का फायदा क्या है? इट पुशेज यू टू आस्क। शर्माने की जरूरत नहीं है। हाफ टू ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। हाफ टू, मैंने सेल्स के इवेंट में बताया था, हाफ टू शर्माने की बात नहीं। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाफ टू ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। जाकर के पूछो, मांगो, शर्माने की जरूरत नहीं है। आई होप, उनसे जाकर के ऐसे बोलो, आई फिनिश दैट बिग प्रोजेक्ट एंड आई एम ओपन टू न्यू वर्क। इफ यू हियर ऑफ एनीवन हु नीड्स ऑनलाइन मार्केटिंग, आई होप यू विल रिकमेंड मी। आपने उसको बोला, मैं भी एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करके आया हूं, अगर आपको लगता है किसी और को ऑनलाइन मार्केटिंग की जरूरत है, मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे रेकमेंड तो कर सकते हैं। एक करोड़पति के जैसे सोचने के लिए आपको कितने पैसे लगते हैं? 0। कमाल की बात है भैया, ये तो बहुत नहीं समझे नहीं। एक करोड़पति के जैसे सोचने के लिए कितने पैसे लगते हैं? 0। कोई पैसा नहीं लगता है, सोच चाहिए आपको। ड्राई टाइम में डैमेज कंट्रोल कैसे करोगे? रूटीन स्ट्रांग बना लो अपना। रूटीन के साथ ब्लू चिप क्लाइंट ढूंढो, प्रॉस्पेक्ट करते रहो, कोल्ड कॉलिंग करो, रेफरल मांगो, नए कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करो, नेटवर्क बिल्ड करो, जॉब पोर्टल पे जाओ, नेटवर्किंग करते रहो, पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ। आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, तेजी से जाना पड़ेगा। हमेशा कस्टमर के माइंड शेयर को कैप्चर कर लो, उसका वॉलेट शेयर आपको मिल जाएगा। उसको टेस्टिमोनियल दिखाओ, पिछला कस्टमर खुश है, उसे टेस्टिमोनियल मांगो टेस्टिमोनियल, उससे मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। देखिए, इस कस्टमर शुड से अरे वाह। अगर कस्टमर अरे वाह बोले तो आपके साथ जुड़ जाएगा। इवैल्यूएट करो अपने बिजनेस मॉडल को। ये भी तरीका, अगर धंधा नहीं चल रहा है, हो सकता है आपका बिजनेस मॉडल ही गलत हो। बिजनेस मॉडल को सीखो। आपको
हो सकता है नया प्रोडक्ट लाइन लाना, हो सकता है नया ज्योग्राफी में जाना, हो सकता है नया बिजनेस मॉडल चेंज करना है, हो सकता है आपको कुछ टर्न अराउंड करना है, हो सकता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीबीज देने हैं। अब देखिए एक और तरीका है कि जो आप सीजन में नहीं कर सकते वो आप सीजन में कर लो। आप कोई टेक्नोलॉजी ढूंढना चाहते थे, आप कोई ऐसी चीज थी जो आपको प्रिपरेशन करनी थी जो आप सीजन में नहीं कर पाते, नई मार्केट ढूंढनी है, बहुत कुछ करना है, आपको कुछ खुद सीखना है, कुछ कोचिंग लेनी है, कुछ ट्यूटोरियल लेना है, इस समय बिजनेस ठप पड़ा, इस समय सीखने का टाइम है, तो इस समय आप कर सकते हो। अच्छा एक और काम कर सकते हो, आप बार्टर भी कर सकते हो, बिल्कुल ही धंधा नहीं चल रहा है, अगर आप अकाउंटिंग सिस्टम सेटअप करते हो, वो वेबसाइट बनाता है तो आप उसका अकाउंटिंग सिस्टम सेटअप कर दो, उससे बोलो तो मेरी वेबसाइट बना दें, इससे भी बात बन जाती है। वॉलंटियर की तरह भी काम कर सकते हो कुछ अच्छी कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अंदर, वहां लोगों से मिलोगे, वहां बिजनेस मिल जाता है आपको, रिश्ते बनते हैं। आप फाइनेंशियल कुशन भी क्रिएट करो इस समय ऑफ सीजन में, जैसे अगर आप पहले से ही पता है आपको कि भाई छुट्टियां आने वाली हैं, या पोस्ट टैक्सेस होने वाले हैं, या पोस्ट वेडिंग सीजन है, या पोस्ट स्कूल ईयर है, तो आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, आपको क्वेश्चन रखना चाहिए अपने लिए। गो वेयर द सीजन इज, जहां पे सीजन है वहां ले जाओ भाई। अगर आप स्वेटर बेचते हो और अगर दिल्ली में सीजन खत्म हो गया, कोई बात नहीं, शिमला में तो चल रहा है, वहां तो सर्दी पूरा 12 महीने रहती है, तो जहां सीजन है वहां चले जाओ। सीजन को एक्सटेंड कर दो, अगर आपका सीजन है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने का सीजन है, तो अक्टूबर में थोड़ा डिस्काउंट देके सीजन एक्सटेंड कर लो, मार्च में डिस्काउंट देके सीजन एक्सटेंड कर लो, 4 महीने का सीजन आपका 6 महीने वैसे ही हो गया, एक्सटेंड कर लो सीजन को। या दूसरी इंडस्ट्री में अगर आपके माल की जरूरत पड़ती है वहां चले जाओ, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करो, अगर आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, जिसका चल रहा है उसके साथ काम कर लो, उसको अपना सप्लाई दे दो, कंटेंट मार्केटिंग करो, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उनको कुछ ना कुछ कंटेंट भेजते रहो। आप टेक्नोलॉजी इस समय बिल्ड कर लो जो आप नहीं कर पा रहे थे जब आप बिजी रहा करते थे गल्ले पे बैठे बैठे। अगर आप कुछ लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट ले आओ जिसके चक्कर में कस्टमर भाग के आ जाए, पुराने डेटा के साथ में वापस रिश्ता बनाओ, गिव न्यू लाइफ टू योर ओल्ड डेटा। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको रिटेन करने पे समय लगाओ। यदि सीखने की इच्छा आपका हथियार है ना, तो सफलता एक दिन आपकी गुलाम बन जाएगी। 16वां अध्याय, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। अब जब कस्टमर लेके आ रहे हो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, उसके कॉस्ट को समझो, लाइफ टाइम वैल्यू को समझो कि देखो नया कस्टमर को लाना 7 गुना महंगा पड़ता है मुकाबले उसके कि जब आप पुराने कस्टमर के साथ काम करते हैं। पुराने कस्टमर को रिटेन करना नए कस्टमर को लाने के मुकाबले 7 गुना सस्ता पड़ता है। नया कस्टमर पे हमेशा बहुत मेहनत लगती है। आप एस्टिमेट करो लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, एक कस्टमर से एवरेज रेवेन्यू आप कितना लेने वाले हो, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू CLV भी बोलते हैं इसको, या LTV भी बोलते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। द लॉन्गर, जितने ज्यादा दिन तक कस्टमर आपसे माल खरीदता रहेगा उतनी बड़ी लाइफ टाइम वैल्यू होगी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल के कस्टमर की रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देखो आप। वन टाइम रेवेन्यू भी होता है, रियल एस्टेट, एक बारी कस्टमर ने माल खरीदा खत्म। रेकरिंग रेवेन्यू भी होता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। एडिशनल रेवेन्यू होता है, अपसेल या रीपरचेज रेट होता है, बार बार आके खरीदता है। आप कस्टमर की लाइफ को कैसे बड़ा कर सकते हो, उसके साथ संबंध लंबा कैसे कर सकते हो। अगर लाइफ टाइम उसकी लंबी हो गई, आपकी सेविंग बढ़ेगी, लॉयल्टी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, बचेगा। ग्राहक को यदि मिल गया जरूरत से ज्यादा, तभी वो आपको देंगे लाइफ टाइम का वादा। तो कैसे आप कस्टमर के साथ लाइफ टाइम बढ़ाओगे, मेरी बात समझो। लाइफ टाइम को कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे इसको बोलते हैं एवरेज परचेज रेट। जैसे टोटल रेवेन्यू हुआ आपका मान लो 100 रुपए का, और नंबर ऑफ ऑर्डर आए 10, तो आपको समझ में आ गया कि 100 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब 10, तो आपका एवरेज परचेज वैल्यू 10 रुपए की है। अब इसके बाद एवरेज परचेज फ्रीक्वेंसी रेट भी निकाल सकते हो आप। जैसे नंबर ऑफ परचेज, अगर 10 बार माल खरीदा है या 100 बार माल खरीदा है, और कितने लोगों ने खरीदा है, 20 लोगों ने खरीदा है, तो 100 डिवाइड बाय 20, आपको समझ में आ गया। यानी कि एक कस्टमर 5 बार माल लेके जाता है आपसे साल भर में। कितने रुपए का माल लेके जाता है पहले पता चल गया, कितनी बार माल लेके जाता है पता चल गया। ऐसे ही आपको इंप्रूविंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाओगे, कस्टमर रिटेंशन बढ़ाओगे, तो भी लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। इसको गणित निकालते कैसे हैं, मेरी बात समझो। आपने फेसबुक की ऐड करी 1000 रुपए की, नए कस्टमर कितने आए, 100 रुपए, 100 कस्टमर आए, तो 1000 रुपए की ऐड करी, 100 कस्टमर आए, यानी कि एक कस्टमर को लाने में आपका 10 रुपए लग गया। समझ गए मेरी बात को, दोबारा सुनो। आपने 1000 रुपए की ऐड लगाई, 1000 रुपए की ऐड लगा के कितने कस्टमर आए, नीचे लगा लो 100 कस्टमर आए, तो 100 आपने 1000 को 100 से डिवाइड करिए, 10 रुपए लगता है एक कस्टमर को लाने में। अब अगर 10 रुपया लगा उसको लाने में और उसने आपको केवल 5 रुपए का बिजनेस दिया, तो बिजनेस डूब जाएगा। उसको लाने में लगा 10 रुपया, उसने 30 रुपए का बिजनेस दिया, तो बिजनेस चल जाएगा। यानी कि आपके कॉस्ट जो है वो लाइफ टाइम वैल्यू से हमेशा कम होनी चाहिए। Amazon बहुत पैसा खर्च करता है ना नया कस्टमर लाने के लिए, 6500 रुपए खर्च करता है वो एक कस्टमर को लाने के लिए, जो 650 रुपए का माल खरीदता है, जिसमें उसको 65 रुपया बचता है। यानी कि 6415 रुपया उसका लॉस हो जाता है एक नए कस्टमर को जोड़ने में। लेकिन वो कस्टमर बार बार अमेजोन से खरीदता है, फिर बार बार प्राइम का मेंबर बन जाता है, बार बार खरीदता है, बार बार खरीदता है, तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा है। तो शुरू में जो उसने 6415 रुपये लगाया था वो रिकवर कर जाता है।
अगर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बार बार आके आपसे माल लेगा, तो कस्टमर को जोड़ने में जो खर्चा आया वो अगर कम रहा तो आपकी बिजनेस चल जाएगा। समझो, कोक का कस्टमर को लाने की कॉस्ट कस्टमर के लाइफ टाइम रेवेन्यू से हमेशा कम होनी चाहिए, तभी आप सेफ रहेंगे। उबर भी यही करता है, शुरू में बहुत पैसा खर्च किया लेकिन वही कस्टमर बार बार उबर या ओला यूज करता है। अमेजॉन ने यही किया, स्विगी ने यही किया, शुरू में पैसा ज्यादा खर्च किया, बाद में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि कस्टमर बार बार सर्विस यूज करता है। सो कोका को करके कम आप ला सकते हो अपने व्यापार में दम। सिंपल है। बड़ा बिजनेस में भी हम यही करते हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है, IBC हैं। तो इससे क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हमने बहुत सारे बना दिए। पहले लोग एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लेते थे, अब वर्किंग कैपिटल का कोर्स खरीदते हैं, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस खरीदते हैं, प्रेजेंटेशन का स्पाइस कोर्स खरीदते हैं, ERP खरीदते हैं, $0 मार्केटिंग है, बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्स है, डेट मैनेजमेंट है, पैसिव इनकम है, फंड रेजिंग का कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, हमारे पास हाउ टू सेल का कोर्स है, कैंपस टू कॉर्पोरेट मतलब पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। बच्चे को पहले पॉकेट मनी मिलती है, प्रोफेशनल सैलरी वो कैसे पहुंचे उसके ऊपर भी कोर्स बनाए, CRM कैसे लगाएं उसके ऊपर कोर्स बनाए, पहला 1000 कस्टमर कैसे लाएं उसके ऊपर कोर्स बनाए, फ्रीलांसिंग के ऊपर हमने कोर्स बनाया, HR पे बनाया, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप जिसका मैं कुछ अंश आपको दे भी रहा हूं, हाउ टू स्केल स्टार्टअप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, GST, PR, कस्टमर सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल, ब्रांड मैनेजमेंट, MIS, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस सिक्योरिटी, गूगल स्वीट, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजिंग, सिक्स सिग्मा, SOP डेवलपमेंट। इनमें कुछ कोर्स रेडी हो गए, पब्लिश हो गए और कुछ पब्लिश होने वाले हैं। अब क्या है, जब इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज है तो कस्टमर बार बार खरीदता है तो लाइफ टाइम वैल्यू भी बढ़ता है। क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन हेल्प्स इन कस्टमर रिटेंशन, ये बड़ा अच्छा रूल है। अगर आपने कस्टमर को रोक लिया अच्छे से, क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, उससे पूरा स्कोप ऑफ वर्क अच्छे से डिजाइन कर लिया कि भाई इतना काम करना है, बाद में ये ना हो कि वो बोले भाई आप तो मेरी बात समझे ही नहीं थे, तो गड़बड़ जाती है। कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस डिसाइड कर लो, वीकेंड हॉलिडे पे बात करनी है या खाली वीकडे पे बात करनी है डिसाइड कर लो। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे प्रोग्रेस को, वो भी डिसाइड कर लो। फीडबैक अप्रूवल का तरीका क्या रहेगा, पॉलिसी प्रोसीजर क्या रहेंगे, अगर ये सब पहले डिस्कस कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन होगी। अगर कोई चीज आपकी प्रोजेक्ट को डीरेल कर रही है, डीरेल मतलब पटरी से बाहर लेके जा रही है, उसको पहले ही रिकॉर्ड करके बता दो कस्टमर को। कस्टमर के साथ हमेशा क्लोज कम्युनिकेशन में रहो, ओवर कम्युनिकेट करो, उससे राइट मीडियम डिसाइड कर लो। उसको ईमेल पसंद है, व्हाट्सएप पसंद है, मैसेज पसंद है, कॉल पसंद है। अगर क्लाइंट अपसेट है तो उसको इमोशन निकालने दो, उसकी सुनो, कम्युनिकेशन से बाहर मत जाओ। देयर इज ओनली वन बॉस, रिमेंबर देयर इज ओनली वन बॉस, द कस्टमर. There's no other boss because he can fire everybody including you simply by spending his money somewhere else. तो कस्टमर ही बॉस है हम सबका। मेरा भी बॉस कस्टमर है, मेरे सारे लीडर्स का बॉस भी कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर अगर हमको छोड़ के कहीं और चला गया वो सबसे खतरनाक चीज है। ऐसे ही आपको सोचना है आपके बिजनेस के अंदर। लिंक्डइन से पहले सेल्स का मतलब हुआ करता था ऑलवेज बी क्लोजिंग ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग। लिंक्डइन के आने के बाद सेल्स का मतलब है ऑलवेज बी कनेक्टिंग ABC, ऑलवेज बी कनेक्टिंग। क्लोजिंग नहीं, सेल्स नहीं, कनेक्ट कर लो, कनेक्ट बिल्ड करो उसके साथ में। 17वां अध्याय थोड़ा सा और रह गया, बी देयर, प्रिपेयर, से यू केयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के मन में ये फीलिंग डाल दो। हमेशा नोट्स बनाओ जब भी उससे मीटिंग कर रहे हो, उसको पता चलता है यार ये बड़ा सीरियस आदमी है। हमेशा उससे फीडबैक मांगो अगर जब प्रोजेक्ट खत्म होता है। फ्रेंड बनाओ, फ्रेंड रेजिंग वर्सेस फंड रेजिंग। फंड रेजिंग के चक्कर में मत पड़ो केवल पैसा बनाने के। कस्टमर को अपना मित्र बना लो, उसको उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज को हमेशा कैप्चर करते रहो और उसको एजेंडा हर मीटिंग से पहले उससे डिस्कस कर लो ताकि आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहो मीटिंग से पहले। उसको रिकैप ईमेल हमेशा भेजो हर मीटिंग के बाद, मिनट्स ऑफ मीटिंग के भी, मीटिंग हमारी ये पॉइंट डिसाइड हुआ। उसको लगता है बहुत सिंसियर आदमी, लग जाएगा, काम कर लेगा। हमेशा अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करो, उसका बड़ा फायदा होता है। और जो आप कर सकते हो वो बताओ, जो नहीं कर सकते हो वो मत बताओ। इससे पॉजिटिव रहती है कम्युनिकेशन। हमेशा मीटिंग पे हमेशा टाइम से पहुंचो। अगर टाइम से पहुंचोगे कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन जिस दिन लेट पहुंच गए सबका ध्यान चला जाएगा। कॉल करते वक्त कस्टमर के साथ मल्टीटास्किंग मत करो। ये नहीं कि कॉल भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, 4 काम और भी कर रहे हो, साथ में सुसु पॉटी, क्षमा चाहता हूं कड़वे शब्दों के लिए, वो सब भी करके आ रहे हो। अनलेस देयर इज अ डीप क्राइसिस, डोंट टेक कॉल्स इन बिटवीन मीटिंग। पूरा मीटिंग पे फोकस करो। स्टे इन टच, नॉट जस्ट व्हेन यू आर पेड टू बी, स्टिल स्टे इन टच। देखिए, कस्टमर के पास जाने से पहले आप उसको बात करते वक्त उसको बोलो, आई लुक्ड एट योर वेबसाइट, आई डिड सम प्रिलिमिनरी रिसर्च, preliminary research, sorry tongue twister हो गया, I was reviewing my notes, I read your latest book, I saw your blog, I saw your PR, I spoke to your leaders, I spoke to your customers। जब उसको लगेगा रे बड़ा प्रिपरेशन करके आता है, आदमी दमदार है ये। और ट्रांसपेरेंसी, जितना ट्रांसपेरेंसी रखोगे उतना अच्छा है। शुरू में रिलेशनशिप में कस्टमर बहुत विजिलेंट होता है, आपको बिल्कुल डबल लेंस के साथ ध्यान से देखता है ये क्या कर रहा है। ट्रांसपेरेंट रहोगे तो आप पे विश्वास बढ़ेगा। पर्सनल केयरिंग से बड़ा फायदा होता है। पर्सनल केयर करो। मुझे याद है एक दफा की बात थी, मेरे एक क्लाइंट ने लास्ट मिनट पे मीटिंग कैंसिल कर दी। उसने बोला उसकी वाइफ की हेल्थ इमरजेंसी है।
और वो चला गया, मीटिंग कैंसिल हो गई। बाद में मैंने अगले दिन उसको एक मैसेज भेजा कि आई होप योर वाइफ इज ओके। वो मुझे बाद में जब मिले तो बोले कि वो आज तक कभी नहीं भूले हैं कि केवल आप ही थे जिसने हु एक्सप्रेस द कंसर्न अबाउट हिज वाइफ। तो बड़ा अच्छा लगा उनको, इसलिए से यू केयर। हाँ, और अगर कोई बैड न्यूज़ भी है ना, अगर कोई बैड न्यूज़ बतानी भी है आपको उनको कि आपसे कोई गलती हो गई, प्रोजेक्ट में कोई नुकसान हो गया, तो स्टे क्लोज। ये नहीं कि खाली ईमेल पे करो, फोन करो, हो सके तो जाके मिल लो, क्योंकि स्टेइंग क्लोज हेल्प्स यू मैनेज परसेप्शंस। जितना नजदीक जाके कम्युनिकेशन रखोगे, परसेप्शन नहीं बिल्ड करेंगे। और देखिए एक बात और है कि अगर कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है तो उससे उसको समझाओ कि चेंजेस, रिवीजन, करेक्शन ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इंप्रूवमेंट होते रहेंगे। उसको समझाओ ये हमेशा होता है। अगर आपको पसंद नहीं आया, विच इज ओके, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं और ये प्रोसेस का हिस्सा है। देखिए, कीप इन माइंड द फॉलोइंग वाइल गिविंग फीडबैक। जब भी आप फीडबैक दे रहे हो, इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि स्टे फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट, टास्क एंड टाइमलाइंस। हमेशा टास्क टाइमलाइन की बात करें, ऐसे ही कोई बुरी नेगेटिव बात ना करें। कलेक्ट योर थॉट्स एंड स्पीक प्रिपेयर्ड। जितना प्रिपेयर्ड होकर बात करें, ऑनेस्ट रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, सोल्यूशन पे बात करें, प्रॉब्लम पे ना करें, पॉजिटिव रह करके बात करें, और बाद में फॉलो अप राइटिंग पे ले लें उनसे, ताकि उनका बाय इन मिल जाए, उनको विश्वास हो जाए। इसलिए आपकी रेपुटेशन बिल्ड होगी। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। अपने कमिटमेंट्स को हमेशा ऑनर करो, उनके पैसों के लेके रिस्पॉन्सिबल रहो। अगर कोई गलती हो गई है, उसको एक्नॉलेज करना मतलब एडमिट करना नहीं होता, और अगर आपसे गलती नहीं हुई फिर भी एक्नॉलेज करना, एडमिट करना नहीं होता है। रिमेंबर, हर क्लाइंट इक्वल नहीं है, हर प्रोजेक्ट इक्वल नहीं है, उनको अलग अलग प्रकार से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट, उस पर ज़्यादा समय लगाओ। फिर भी अगर कोई कंप्लेंट है और तो भी आप क्या करें, ऑलवेज बिगिन विद द गुड न्यूज़। हमेशा पहले अच्छी बात करें, फिर कंप्लेंट पे आएँ। और एक्नॉलेज, एनालाइज एंड एक्ट। अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट है, पहले एक्नॉलेज करो, उसके बाद में एनालाइज करो और एक्ट करो, ताकि वो कंप्लेंट दोबारा ना आए। आई कांट की स्टेटमेंट मत बोलो, आई कैन की स्टेटमेंट बोलो। ये बोलने की जगह आई कांट डू अ कॉल अंटिल 3 PM, उसको बोलने की जगह बोल दो आई एम हियर फ्रॉम 3 PM to 5 PM। व्हेन वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू। उससे क्या हो गया, आपने आई कांट की जगह आई कैन बोला। दैट डेडलाइन इज टू टाइट, ऐसा बोलने की जगह आप उसे बोल सकते हो आई कैन डिलीवर इट बाय। I can't start for 3 months, ये बोलने की जगह बोले I'd love to work with you if we can start in June। हाँ, I can't start until I receive the initial payment, ऐसा बोलने की जगह बोले I look forward to starting the work after receipt of my initial payment। तो पॉजिटिव बातचीत करिए। और अगर आपसे गलती नहीं हुई है तो उसका ब्लेम मत लीजिए, लेकिन अगर हुई है तो पूरी जिम्मेदारी भी लीजिए। ये सब करने के बावजूद भी अगर कुछ काम नहीं आता तो मेरी बात समझिए, नेवर लेट द क्लाइंट डोमिनेट, बी असर्टिव एंड ऑलवेज हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी विद टफ क्लाइंट। अगर कोई बहुत टफ क्लाइंट है तो उस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का तरीका भी सोच करके रखिए। सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए।